मैंने आपको पढ़ाया था 150 सवाल, शायद आपने अगर वो वीडियो पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, ठीक है ना। ये पार्ट 1 है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 150 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, अब 151 से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट 150 लास्ट हो गया था, अब चलिए 151 करेंगे। वेरी गुड। आवाज वगैरह क्लियर जा रही है, मेरी क्वालिटी ठीक जा रही है सबको? चलिए वेरी गुड। साहिल, एलजीआर, अभिमन्यु, लाल, नील, नाजिया, वेरी गुड। चलिए ओके डियर, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। ओके चलिए 1 बाय 1 करेंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपको, ठीक है ना। फास्ट फास्ट सब लोग आंसर दीजिएगा। वेल डन। सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है, कौन उपधातु है? इनमें से कौन उपधातु है यहाँ पे बताना आपको। FeCuNisB। तो एसबी होता है सुबीडियम, है ना। सुबीडियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? उपधातु। आपने पढ़ा होगा। वेल डन, बिल्कुल। सभी लोग यहाँ पे आ जाए। एंड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस वीडियो मेरे प्यारे, लाइक दिस वीडियो। ओके, सब लोग पहले वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद यहाँ पे बढ़े और मजा आ जाए क्लास करने में। 150 सवाल करेंगे, फास्ट करेंगे एकदम। ओके आगे बढ़ते हैं। पीतल क्या है बाबू बताओ? पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है। ये मैंने 2018 तक सवाल आज मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट 3 में कोशिश करूंगा पूरा पार्ट 3 खत्म कर दे, लेकिन पार्ट 3 काफी लॉन्ग हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, लॉन्ग पढ़ना है, ज्यादा टाइम देना है इसमें। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है जी, है ना। पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। ओके, तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। वेरी गुड। आगे देखिए आप लोग ना 53, 54, 55 ऐसे लिखो। वेरी गुड। हाँ 53, 54, 55 ऐसे लिखना, एक मत डालना, 53, 54, 55 लिखना। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? आपको पता है अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है जी। वेरी गुड। हाँ 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? देखिए आप अगर ऑब्जेक्टिव पे पूरा कमांड करते हैं, एक भी सवाल मिस नहीं करते हो, ये आपके एग्जाम के लिए एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह साबित होने वाला है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव एक ऐसा एक आपका क्या क्राइटेरिया है जिसमें एक नंबर भी कटने की कोई चांस नहीं है। ओके, तो एक नंबर साथ में आगे पीछे होता है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करवा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन बैंक करवा दूंगा। ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 भी आएगा, बिकॉज इसमें 2018 तक ही सवाल मैंने लिया है, अभी 19, 20, 21 बाकी है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन, CH4, है ना। ये जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। खुशी, सलमा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कुटपाद किसमें पाया जाता है? ओके देखिए कुटपाद जो है पैरामीशियम में या युगलिना में या अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब सवाल पूछा गया, कितना इजी सवाल लग रहा है ना आप लोग को? बिल्कुल। चलिए मैंने एक को लॉक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, बोलिए किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है या फूलों के द्वारा होता है या तनों के द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है बाबू, फूलों के द्वारा होता है। ओके, फूलों के द्वारा होता है जी। वेरी गुड। चलिए सबका आंसर राइट, किसी का आंसर गलती नहीं होना चाहिए, बिकॉज सवाल एकदम नॉर्मल सवाल आया हुआ एग्जाम में। उत्सर्जी अंग कौन है? जो बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोला जाता है, जो कि बेकार के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य करती है, वो कौन सा अंग है? तो वो है किडनी, है ना। वृक्क जिसको बोलते हैं, किडनी। ये जो है उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन क्रिया बोला जाता है। जो उत्सर्जी अंग जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ को जब बाहर निकलता है तो उस क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो ये उत्सर्जन किडनी हो गया, चमड़ा हो गया, ये सब उत्सर्जन में आता है। शुक्राणु कहां बनता है बाबू बताओ? शुक्राणु जो है पुरुष में बनता है, ठीक है ना। पुरुष में, अब पुरुष में यानी कि नर में बनता है, ठीक है ना। कहां बनता है? तो विरसन में बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो अंग देख रहे हैं ना, गर्भाशय, अंडाशय, ये तो स्त्री मतलब मादा में पाया जाता है। ओके वेरी गुड। हाँ सभी लोग प्रेजेंट है क्या? सभी लोगों ने वीडियो को लाइक किया? वेरी गुड प्यारे, 300 लाइक पार होने वाला। थैंक यू मेरे प्यारे। आज हम इस लाइव के दौरान कम से कम 1000 लाइव के दौरान पार करना, ये मेरा टारगेट है, 1000 लाइव के दौरान। बाकी आप सभी लोग प्लीज लाइक करें वीडियो को। देखिए कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वायु है, मृदा है, जल है ना। जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, ऑप्शन डी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन डिफिशियंसी इज कॉज्ड बाय, किसके कारण इंसुलिन का रोग होता है? तो आपको पता है इंसुलिन की कमी जो होता है मधुमेह, डायबिटीज के रूप में होता है, डायबिटीज के कारण होता है। ये सवाल इससे पहले जो पार्ट 1 पढ़े उसमें भी सवाल ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण जो हम अपना शक्ल देखते हैं ना, वो उसमें हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है ना। समतल दर्पण पर हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है? सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है ना। आप जहां पे भी खड़ी हो उसी के साइज के अकॉर्डिंग बनता है। तो याद करेंगे समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए मधुमेह, वेरी गुड। चलिए हाँ आगे देखिए सवाल। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? निकट दृष्टि दोष के मतलब वो नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अब दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। मायोपिया बोला जाता है इसको, मायोपिया, है ना। मायोपिया नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, इसके लिए हमको अवतल यूज करना पड़ेगा। और अगर बोला जाएगा कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे तो उत्तल लेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और बेलनाकार जो लेंस होता है वो एक बीमारी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? आबिंदु उसको क्या बोलते हैं यार, जिसमें उत्तल, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोनों मतलब प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो बेलनाकार सिलिंड्रिकल जो लेंस यूज करते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? हमारे आंख में, मानव के नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव के जितने जीव जंतु सभी का आंख में जो उत्तल ही लेंस होता है जी। और सवाल इसमें बनता है सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है? सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस होता है। और मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये भी सवाल आता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी उत्तल लेंस ही होता है जी। वेरी गुड, थैंक यू डियर। प्रिया, खुशी, ज्योति, क्लियर, महेश, गौतम, खुशबू। आगे बताते हैं। ओके नेक्स्ट है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जो यंत्र विभवांतर मापता है उसको बोलते हैं वोल्टमीटर, है ना। वोल्टमीटर विभवांतर मापता है और ए मीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, धारा को मापता है। और गैल्वेनोमीटर धारा की
क्या बोलो, धारा की उपस्थिति को मापता है जी, है ना। धारा की उपस्थिति को कौन मापता है? गैल्वेनोमीटर मापता है। एमीटर को श्रेणीक्रम में आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आ गया यहाँ पे। आमीटर को किस परिपथ में किससे जोड़ते हैं जी? आमीटर को जोड़ते हैं श्रेणीक्रम में, है ना। और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पाश्चात्य क्रम में, यानी कि समांतर, पैरेलल में। यहाँ पे इंग्लिश पे गलती दिया हुआ है, ठीक है ना। श्रेणी सीरीज बोला था, सीरीज में, और इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। पैरेलल को पार्श्वबद्ध बोलते हैं, या पार्श्व क्रम बोलते हैं, या समांतर क्रम बोला जाता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। मात्रक से एक सवाल कंफर्म है, आएगा तो आएगा, है ना। बिंदुकता, हाँ ठीक है। मात्रक से एक सवाल कंफर्म आएगा। तो मात्रक के विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बाबू? आपको पता है ना, एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक है बाबू? वाट जो है शक्ति का मात्रक है जी। कुलाम लिखा हुआ है, गलती, लेकिन कुलाम समझो, ये आवेश का मात्रक है ना। और वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है। चलिए आगे सवाल, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे दर्पण में अगर आप देखें तो दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, ठीक है ना। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल जो है काल्पनिक बनता है। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए लेंस में, तो उत्तल लेंस में दोनों बनेगा, लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, नागेश कुमार, बाला, नीरू, खुशी, वेल डन प्यारे। चलिए बहुत खूब, सबका राइट आंसर आ रहा है। सभी लोग लाइक किए, 400 पार होने वाले। सभी लोग लाइक करें। लाइक करने में थोड़ा सा भी कंजूसी गिरी ना दिखाएं, लाइक जरूर करें वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बोला जा रहा है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई? तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे कॉपर CuO, ठीक है ना, इससे ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन यहाँ पे निकल के बाहर आ गया। ये तो यहाँ, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, गलती यहाँ पे क्वेश्चन है, ये ओ नहीं होगा। CuO निकल के कहाँ? यहाँ जुड़ गया, ठीक है ना। O जो है बाहर चला गया, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन में आके O जो जुड़ गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन जुड़ गया। तो दोनों प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, उस यौगिक को क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर आ गया पीतल उदाहरण है, यानी कि सवाल इंपोर्टेंट। मैंने पूरा सवाल, जो भी सवाल क्वेश्चन में पूछा है, मैंने सारा का डिटो डाल दिया, ठीक है ना। फिर मैं एक बार लास्ट टाइम जब आपके एग्जाम होगा ना, उस समय पूरा क्वेश्चन एक वीडियो में रिवीजन करवा देंगे। 2-3 घंटा का वीडियो चलेगा, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको साइड कर देंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक ही बार रहेगा, रिपीट नहीं रहेगा। ओके, लेकिन अभी ये मेरा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारा को यहाँ पे डाल दिया है। ओके अफरीदी, नेक्स्ट है। पीतल क्या है बाबू? मिश्र धातु है। पिताजी याद कर लेना। आगे बढ़ते क्या? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन जब मिल जाएगा, जब कंबाइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, है ना। हाइड्रोकार्बन बनेगा। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य क्या कहलाते हैं भाई? आवर्त सारणी जो आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, उसके जो प्रथम सदस्य है उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोला जाता है। आवर्त सारणी का पहला वर्ग जो है ना, क्षारीय धातु कहलाता है। ओके बिल्कुल, क्या हो गया आंसर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताइए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा आपको पता है 0.03% है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03%। ओके चलिए आगे देखिए, NaOH क्या है? NaOH क्या? देखिए जिसके साथ OH लगा रहेगा ना, ये अक्सर क्षार होता है। क्षार के साथ OH लगा होता है, और आपको पता है क्षार जो है, जब क्षार का जलीय विलयन OH होता है ना, और अम्ल का हाइड्रोजन होता है, तो OH लगा क्षार है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? एक क्षार है। वेरी गुड। चलिए देखिए ऑक्सीजन, फिर आप गलती ऑक्सीजन या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है भाई? ऑक्सीजन एक हार्मोन है, पादप हार्मोन, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है, पादप हार्मोन, ठीक है ना। ऑक्सीजन। नेक्स्ट, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? मादा में जनन तंत्र का भाग कौन नहीं? तो अंडाशय जो है मादा का जनन तंत्र भाग है, गर्भाशय भी है, डिंब वाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिका जो मादा नहीं बल्कि ये नर जनन अंग है, नर जनन तंत्र का भाग है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। ओके चलिए देखिए, पराग कोष में होता है। पराग कोष में क्या होता है? परागकण। ऐसा लग रहा ना कि हम लोग जो पार्ट 1 पढ़े थे, पार्ट 1 से बहुत सारा क्वेश्चन जो है टैली कर रहा, तो इसलिए मैं बोलता हूं ना, हर जब भी जो भी किसी भी ईयर का तुम क्वेश्चन उठा लो, पिछला साल का बहुत सारा सवाल मैच करेगा, टैली करेगा, इसलिए क्वेश्चन बैंक रिवीजन करना बहुत ही एसेंशियल हो गया, बहुत ही जरूरी हो गया जी। 100 पोषण के लिए क्या आवश्यक है? मैथ में भी वही हाल है, सब में, मैथ में भी रिवाइज होता है क्वेश्चन। 100 पोषी किसमें होता है? 100 पोषी के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सौर प्रकाश यानी कि सब कुछ जरूरी है जी। ओके ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक बंदा था, उसको जब मैंने मतलब इतना रट गया ऑप्शन को, मैंने पूछा 100 पोषी के लिए क्या जरूरी है, तो बोलता सब कुछ। तो अरे ऑप्शन देके बोल रहा है, मतलब ऐसा सवाल रट गया, उसको पता है कि लास्ट में सब कुछ रहेगा ये ऑप्शन, तो सब कुछ बोल दो। मैथ होगा परसों। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? लीवर। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर है ना, जिसको बोलते हैं कलेजा, इसी को कलेजा बोलते हैं। कलेजा लीवर को ही बुलाता है, ठीक है ना। लीवर, इसको यकृत बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं यकृत। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन का उदाहरण? देखिए पेप्सिन क्या है, ये तो पेप्सिन देखिए, एड्रेनलिन देखिए, पेप्सिन एंजाइम है, एड्रेनलिन देखिए, ऑक्सीजन, तो देखिए ऑक्सीजन ये है पादप हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन तो सब नर पुरुष में पाया जाता है जी, तो ऑक्सीजन हो गया पादप हार्मोन। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति कौन है? बहुत बार सवाल पूछा गया। विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं जी? जनित्र बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। और जनरेटर का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ओके ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है? फटाफट करेंगे, बहुत फास्ट, टाइम किल नहीं करना है, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस फॉर एवरीबॉडी। वेरी गुड। चलिए ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रा जो है जूल है जी। ओके जूल है।
हाँ मेरे जिगर के टुकड़ों ऐसे बोलते हैं। हाँ मेरे क्या मेरे लीवर को नहीं बोलते, यूज करते हैं ना, यकृत को नहीं बोलता, जिगर। कितना अच्छा लगता है सुनने में। किसका अर्थ जल है। ओके तो जल हाइड्रो का मतलब ही जल होता है, ठीक है ना। हाइड्रो का केमिस्ट्री में हाइड्रो का मतलब जल होता है। आगे बढ़ते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, ये सवाल बहुत बार आता है, हर बार में किसी न किसी हर ईयर में पूछा है, चाहे फर्स्ट सेटिंग में हो चाहे सेकंड सेटिंग में हो। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके ये याद कीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर प्रति सेकंड। हाँ जी आगे है, परावर्तन के नियम क्या है भाई। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये नियम निर्धारित है परावर्तन के नियम से। ओके चलिए वेरी गुड, 400 प्लस लाइक हो चुका है, 450। तो बाबू लोग आप लोग प्लीज लाइक यार, तुम लोग लाइक करने में बहुत कोताही कर रहे हो, तो लाइक जरूर करना। ओके लाइक करने में देरी नहीं करें आप लोग। वेल डन। चलिए लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में कितनी मुख्य फोकस होती है, लेंस में 2 होता है। देखिए आपने पढ़ा ना लेंस, ये लेंस होता है तो 2 इधर होता है और 2 इधर होता है। तो ये जो पहला वाला जो F1 है और F-1 है, ये दोनों मुख्य फोकस कराता है, ठीक है ना। तो लेंस में 2 जो है मुख्य फोकस होता है, कितने 2 होता है। आगे बढ़ते हैं, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा। अगर ताप बढ़ा देंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदा यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ता है अगर रिवीजन नहीं रहा तो। वेल डन। मासूम, खुशी, कुमार, साबिर, आलम, मौसम, अंजलि, अंकित, राज, अभिजीत, वेरी गुड नरेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जी हाँ, इसी को उपचयन भी बोला जाता है। ओके उष्माक्षेपी को ही उपचयन बोला जाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे सवाल है, उपचयन वह प्रक्रिया है, देखिए उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल ऑक्सीजन का योग होता है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, बिल्कुल हाइड्रोजन त्यागता है। और उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, और इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है, यानी कि हाइड्रोजन के त्यागते त्यागते इलेक्ट्रॉन भी त्यागता है। तो ये तीनों काम जो होता है उपचयन में होता है, ठीक है ना। अब इसी का तुम उल्टा याद कर लो, अपचयन। अपचयन में क्या हो जाएगा, अपचयन में ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन प्लस मतलब जुड़ेगा, और हाइड्रोजन के सॉरी उल्टा, ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का जुड़ना होगा और इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा, अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, है ना। इसका जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड मुक्त होता है। देखिए विद्युत अपघटन जब करते हैं आप, इस तरह से पानी ले लिए और पानी में मान लीजिए NaCl मिला हुआ है, ठीक है ना, ये आपका 2 इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड है। तो जब इसको मुक्त करते हैं तो एनोड पर जो है ना, एनोड पे जो है क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पे। याद करेंगे, देखो मैच भी करेगा, एनोड और इलेक्ट्रॉन मैच करा ना, AAR, हल्का से मुंह से खुद से निकाल लो, इलेक्ट्रॉन एनोड। ओके तो हमारा आंसर ये होगा। देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताओ। तो भाई साहब सोडियम तो है ही है सबसे ज्यादा, इससे पहले ज्यादा पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी ऑरम AU तो सबसे नीचे है, AU एकदम सबसे कम, सोना सबसे कम आता है, HG थोड़ा सा ज्यादा आता है उससे, लेकिन सोडियम सेकंड नंबर पर आता है। वाह वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, देखिए एल्डिहाइड श्रेणी, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। 200 सवाल पूरा करना है, मतलब 300 तक जाना है, क्योंकि हम 150 पहले पढ़ा चुके हैं। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैं पहले बता दूं, 150 सवाल पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं पार्ट 1 में, उसी का मैं कंटिन्यू कर दिया हूं, ठीक है ना। और इसका मैं पूरा जब हो जाएगा तो पूरा का पूरा एक बार मैं PDF शेयर करूंगा। ओके एल्डिहाइड श्रेणी का कौन है, एल्डिहाइड का CHO होता है ना, CH होता है। देखिए यहाँ पे COOH है ये, ठीक है ना, COOH। देखिए OH क्या होता है, OH यहाँ पे OH क्या होता है, तो OH जो है एक एल्कोहल का होता है, ठीक है ना। देखिए CHO ये वाला होगा, CHO, तो ऑप्शन इसका C होगा। इसका स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, ठीक है ना, कि स्ट्रक्चर कैसे हो बनता है, इसका डिटेल से समझना पड़ेगा। कैथोड नहीं बाबू, एनोड होगा, कैथोड एनोड होगा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। हाँ एनोड होगा, एनोड इज राइट आंसर, डोंट कंफ्यूज। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समूह सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन क्या होता है ना, एल्काइन का जो होता है फार्मूला, कार्बन के दुगना से 2 कम होता है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। कार्बन के जो अणु है वो कार्बन के जो अणु है, हाइड्रोजन जो है कार्बन के दुगना से 2 कम होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन सी हो गया एल्केन। ये क्या है, ये है एल्केन, ये एल्केन है, कार्बन के दुगना से 2 ज्यादा, और ये क्या है, एल्कीन है, कार्बन का दुगना खाली, और कार्बन के दुगना से 2 कम रहेगा। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 2 लिखा गया, N नहीं होगा, ऑप्शन सी में N लिखा गया, 2 वहां पे लिखिएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है। तो ऑप्शन सी इसको डालिएगा, बिकॉज वहां पे N लिखा हुआ था, N के 2 लिखना है। चलिए बताइए, ये सवाल पूछा गया, पिकोमीटर किसके बराबर होता है, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है। ओके असलम अंसारी, वेरी गुड, आंसर दो फटाफट सभी लोग। चलिए बहुत खूब, जो लोग पूरा का पूरा आंसर बना रहे हैं, वेरी गुड एंड काबिल तारीफ हो आप लोग, कितनी मस्त तरीके से आपने पूरा सवाल को याद किया, इतना अच्छा तरीके से रिवीजन किया है। और जब मैं वेबसाइट पे टेस्ट लेता हूं तो वहां पे भी अपना धमाल मचाइए। पिछले बार मैंने सोशल का लिया था टेस्ट, तो सोशल में लगभग 70+ बहुत सारे स्टूडेंट का रहा, तो बहुत अच्छी बात है। आज मैथ का टेस्ट हो रहा है वेबसाइट पे, किसी टाइम भी जाके टेस्ट देना वेबसाइट पे। ओके कल 12 बजे से पहले तक 100 क्वेश्चन रहेगा मैथ में। ओके आराम से देना, किसी टाइम भी नहीं खुलेगा तो बाद में खोलना। पिकोमीटर होता है 10⁻12। चलिए नर युग्मक कौन है बाबू, नर युग्मक मेल गैमेट्स कौन है, तो नर देखिए अंडाणु तो होता है, स्त्री होता है, नर बोला जा रहा, तो क्या हो जाएगा शुक्राणु। ऐसे भी देख सकते हैं अंडाणु, योनि, फाइलोपियन नलिका, ये तीनों जो है मादा युग्मक है, ठीक है ना, मादा में पाया जाने वाला है, लेकिन शुक्राणु जो है नर युग्मक हो जाएगा। ओके जिब्रेलिन क्या है भाई, तो जिब्रेलिन जो है पादप हार्मोन। देखिए कभी कभी जिब्रेलिन पूछ देगा, कभी कभी ऑक्सिन पूछ देगा, तो जिब्रेलिन हो, ऑक्सिन हो, साइटोकाइनिन हो, ओके एब्सिसिक एसिड हो, एथिलीन हो, ये सब पादप हार्मोन के कैटेगरी में आता है। आगे पादप में फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम से बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, फ्लोएम का काम क्या है।
ओके, एक बार पूरा पीडीएफ भेजेंगे, पूरा क्वेश्चन बैंक एक बार पूरा भेजेंगे हम, ठीक है ना। पादप में फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम है भोजन का संवहन करना, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये काम है। चलिए, और जाइलम का तो जल से जाने रहे, जल का काम है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन का कारण? देखिए ये जो चारों देख रहे हैं ना, चारों जो है पादप हार्मोन है जी, पादप हार्मोन, ठीक है ना बाबू। ये चारों के चारों पादप हार्मोन है और चारों का काम अलग अलग है। तो बोला जा रहा है पत्तियों के मुरझाने का काम जो एब्सिसिक एसिड होता है, जो पत्तियों के मुरझाने का काम करता है, पत्ती जो मुरझाता है ना, वो एब्सिसिक एसिड के कारण जो है पत्ती मुरझाता है। ओके, वेल डन प्यारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बहुत बार सवाल आया है, इसको सिनेप्स कहते हैं एंड पूछा भी गया बहुत बार। ओके, टेंशन ना ले, आपका मैथ के बाद फिर साइंस का भी टेस्ट होगा पूरा 80 सवाल का। पहले मैथ आज करेंगे अच्छे से आप लोग टेस्ट देना जरूर। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, ये तो खैर एकदम कचाइन हो गया, मुकुलन मुकुलन बोल करके। मुकुलन द्वारा स्टेम होता है, मतलब बहुत बार हर ईयर में सवाल आया है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, भाई साहब जानते हैं सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण? कभी हजामत लिख देगा, कभी लिख देगा डॉक्टर। तो भाई हजामत ही बड़ा बड़ा देखना चाहता है, डॉक्टर ही बड़ा बड़ा देखना चाहता है, उसके लिए जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, है ना, अवतल दर्पण का इस्तेमाल। थैंक यू प्यारे, 650 लाइक एंड जल्दी से फटाफट 1000 लाइक कंप्लीट करें। 50 सवाल प्लस हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? सर्च लाइट जैसे देखेंगे पुलिस वगैरह जो बड़ा सा टॉर्च लेकर आता है ना, वो देखता है, खोजता है, टॉर्च रहता है बड़ा सा, तो सर्च लाइट उसको बोला गया। या तो फिर देखते हैं कोई डिस्कवरी चैनल वगैरह देखे होंगे, तो आदमी सर के ऊपर बांध के आता है लाइट रात के अंधेरे में, तो सर्च लाइट का जो होता है वो अवतल होता है, ठीक है ना। उसका परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, अवतल होता है। और गाड़ी का हेडलाइट तो जानते हैं उत्तल होता है। वेरी गुड, चलिए मैंने लॉक किया है को। देखिए किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता, ये भी सवाल आ चुका है, रिपीट हो चुका है। खाना बनाने वाले ईंधन में किसका नहीं करते हैं? तो एलपीजी तो करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सुन रहे मेरी आवाज? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब बायोगैस भी करते हैं, कोल भी करते हैं, लेकिन ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका उपयोग गाड़ी वगैरह में, वाहन वगैरह में किया जाता है। ओके, जिससे धुआं वगैरह कम निकले। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता, कौन सा ऊर्जा बदलता है? देखिए सवाल कैसे घुमा के देता है आपको। कभी सवाल देगा कि डायनेमो किसको किस में बदलता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। जो जनित्र होता है ना बाबू, जो जनित्र में ही डायनेमो लगा रहता है। तो जनित्र का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलना। क्योंकि जनित्र में हम पहले हाथ से हैंडल मारते हैं, पूरा उसका पार्ट घूमता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी उत्पन्न हो रहा और जाके जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रहा, तो उसी में रहता है डायनेमो। तो भाई जब बाप ही ऐसा हो तो बेटा क्या रहेगा? ठीक है, डायनेमो में वही है, क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जी, है ना जी। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों में जब विद्युत से दुर्घटना होती है, कारण क्या है? घर में अक्सर, घर में या तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में विद्युत दुर्घटना होती है, कारण यह है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो है एक्सीडेंट हो जाता है जी। ओके, बिल्कुल। आगे सवाल है, आंख का व्यवहार होता है। देखिए सवाल आगे रिपीट, आंख का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है। ये सब सवाल एकदम चटनी है, सवाल एग्जाम में आएगा, और जो हल्का हल्का बउआ टाइप का सवाल रहेगा उसी को पहले खोज करके पहले आपको बनाना है जी। ओके प्यारे, ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं। खड़िया का सूत्र बताइए। खड़िया जिससे हम लिखते हैं ना चौक, जिसको चौक बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ये खड़िया का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, कैल्शियम। चलिए इसका आंसर हाँ, आगे देखिए COOH। वेरी गुड, COOH ये अभिक्रियाशील जो मूलक है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? अभिक्रियाशील मूलक किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो ये बताया मैंने, ऑक्सैलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो एसिड खाली लिख दिया, समझ जाइए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। और आपको पता है एल्डिहाइड का CHO मैंने बताया, CHO एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का CO होता है, ईथर का O होता है। ये तीनों चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किसी विलयन का पीएच मान क्या होता है? किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, और 7 के बराबर क्या होता है? उदासीन होता है। ये तीनों से एक सवाल तो कंफर्म एकदम आएगा 100%। पारे का आयस्क बताओ। पारा, देखो पारे, एक्चुअली पारा को बोल दिया पारे, तो पारा को तुम लोग बना दो 12, है ना। और यहां पे देखो मैच करो, सीने बार। पारा अगर बोलेंगे तो सीने 12 बोलने में क्या जाता है? अच्छा ये देखो, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ये पता किसका है? ये लोहा का अयस्क है जी, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। और बॉक्साइट तो भाई बहुत ही फेमस है, एल्यूमिनियम का ना, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। ओके, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, अब तुम लोग 11-12 लिखना, 11-12 लिखना, 2 समझ लिखना, 11-12 जो भी है। वेरी गुड, फटाफट आप लोग कमेंट करो एंड आंसर दो। 700 पार होगा क्या? 1000 लाइक पार होगा? लाइव के दौरान देखना है कितने बच्चे अभी तक मतलब कंजूसी के घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो आप लोग लाइक करें प्लीज। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या करते हैं? यानी कि सूत्र अलग सेम होगा, एक ही सूत्र होगा, लेकिन उसका संरचना सूत्र अलग होगा, उसको समायवी कहते हैं। क्या कहते हैं? समायवी। यानी समझ रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का सूत्र वही है, लेकिन उसका जो है स्ट्रक्चर है, जो संरचना सूत्र वो अलग बनता है। समझ रहे हैं मेरी बात में? केमिस्ट्री में दिया हुआ है, जैसे समायवी, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, दोनों ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, लेकिन दोनों का सूत्र जो है अलग अलग बनता है, इसको समायवी बोलते हैं। कौन परबल अम्ल है बताइए? परबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, है ना, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों के तीनों जो है ना एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है। कमजोर एसिड की बात की जाए तो CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, जो एकदम दुर्बल अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? दुर्बल, वीक एसिड है, वीक। वेरी गुड।
आधुनिक आवर्त आने में 36 कतारों की संख्या कितनी है? 36 मतलब जो इस तरह से होता है ना कतार, इस तरह से कितना गिने आप लोग? 1 2 3 4 5 6 7 7 पीस होता है। 36 जो है 7 होता है, और अगर वर्ग बोल दिया तो वर्ग कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। सवाल दोनों से बनता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है भाई? ये होता है बिम्बाणु, उसको बोला गया प्लेटलेट्स। कभी कभी हिंदी में लिख देगा प्लेटलेट्स, तो समझ लीजिएगा प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं, और इंग्लिश वाला भी लिख देगा प्लेटलेट्स। तो इंग्लिश वाला भी वर्ड जानना जरूरी है हिंदी वाले बच्चों को। वृक्क यानी कि किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? किडनी के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ओके, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अगर वृक्क की जगह पे दे देगा आपको क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र। अगर तंत्रिका तंत्र लिख देगा कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा न्यूरॉन कहते हैं, है ना? याद भी होगा मेरे ख्याल से। वेरी गुड। चलिए आगे सवाल देते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल परिवहन होता है। कोशिका जो होता है ना, एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसमें जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? विसरण के माध्यम से होता है, ठीक है ना? जल का जो परिवहन होता है विसरण के माध्यम से होता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो हमारा मस्तिष्क है सोचता भी है, हृदय स्पंदन भी करता है, शरीर का संतुलन बनाता है, क्योंकि मस्तिष्क में ही तो अनुमस्तिष्क पाया जाता है ना, और अनुमस्तिष्क क्या करेगा? शरीर का संतुलन बनाएगा। तो तीनों काम जो है मस्तिष्क का है। ओके, सभी आगे परागकोश में होते हैं। बताओ भाई परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, है ना? परागकोश में परागकण होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बताइए भाई। 4 प्रकार के दांत पाया जाता है, और टोटल जो है वयस्क मनुष्य में 32 जो है दांत होते हैं ना, 32। वेरी गुड। शिक्षा गुप्ता, अभिजीत, तानू, नीतू, भोला, आलमगीर, विवेकानंद, साहिल, अनु कुमारी, वेरी गुड। भवानी, ब्रजेश, रोयल, चलिए बहुत अच्छा। समीर, खुशी, ब्यूटी, शुभम, रोहित, फ्रेंडशिप, वेरी गुड। अंकित, सचिन, रिमझिम। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ, देखिए डॉक्टर लोग आगे जो दांत चेक करेगा, डेंटिस्ट बोलते हैं ना, डेंटिस्ट। वो जो मरीज के लिए जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण, ताकि दांत बड़ा बड़ा दिखे, कुछ लगा रहे तो अंदर में तो निकाल देगा उसको। आगे बढ़ते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? चलिए बताओ भाई। अपसारी लेंस। दर्पण में अगर बात करते हैं, दर्पण कौन सा दर्पण को अपसारी कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, और यहाँ पे लेंस जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? दर्पण में उत्तल है अपसारी, और लेंस में अवतल अपसारी। इस तरह से याद करिए, दर्पण लेंस जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है? जो प्यूपिल होती है उसके साइज को कंट्रोल कौन करता है? परितारिका, आइरिस जो होता है ना, पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। ओके, और पुतली क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करता है, कितना लाइट हमारे आंख में जाएगा, कितना नहीं जाएगा। मतलब हम रोशनी जाते हैं ना, तो एक बार ज्यादा लाइट नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे जाएगा। अंधेरा मांगे तो लाइट एक बार कम ही हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा लाइट कम। ओके, थैंक यू अश्विनी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस की जरूरत पड़ गया, द्विफोक्सी लेंस। तो बताइए भाई, संशोधित किया जाता है किस दृष्टि दोष में? कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें अवतल लेंस भी लगेगा और उत्तल लेंस भी लगेगा? उसके लिए द्विफोक्सी लेंस यानी कि सिलेंडरी बोलते हैं, बायोफोकल लेंस, है ना? हाँ, द्विफोकस होगा, बायोफोकल बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होगा? जरा दूरदर्शिता। देखिए जरा दूरदर्शिता, हाँ ये होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बोलते हैं। एक प्रयोग में अवतल द्वारा किसी बिंब का एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करना है, तो प्रयोगकर्ता को क्या मापना होगा? दर्पण तथा पर्दे की बीच की दूरी मापो, चाहे दर्पण या पर्दे की बीच की दूरी माप लो, चाहे दर्पण या बिंब की बीच की दूरी माप लो, तब आपको ज्ञात हो जाएगा फोकस दूरी। ओके, फोकस दूरी निर्धारित करना है, तो ये दोनों को दोनों में से किसी को भी मापेंगे तो फोकस दूरी जो है ज्ञात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी वाला सवाल है बाबू। शब्दकोश के अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? मैंने एक वीडियो में, स्पेशल एक वीडियो में पूरा साइंस का एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव बताया, जो एनसीईआरटी किताब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उन सबको बताया, और उस ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। ये भी उसी में से एक सवाल है। शब्दकोश के अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस जो है उत्तल लेंस, नजदीक हमको देखना है ना, क्योंकि हमको नजदीक का देखना है, तो उत्तल लेंस इस्तेमाल करेंगे। ओके, अवतल लेंस तो होगा नहीं, और ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर वाला यूज करें, नहीं एकदम 5 सेंटीमीटर वाला। 50 सेंटीमीटर नहीं यार, ज्यादा हो जाएगा। विद्युत विभवांतर कैसा मतलब बताओ? वोल्ट होता है ना। विद्युत विभवांतर कैसा मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। लघु पतन, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में क्या होता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है, हम जानते हैं कि कोई भी फैक्ट्री में आग लग जाता है अक्सर, तो शॉर्ट सर्किट से होता है। कारण क्या है भाई? शॉर्ट सर्किट होता है कैसे? तो उसका जो विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाता है, यानी कि वोल्टेज जो है ना बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ओके, चलिए ये सवाल केमिस्ट्री का आपने, सॉरी फिजिक्स का आपने पढ़ा होगा कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? क्या होगी? ऊपरी मुखी होगी। ओके, ऊपरी मुखी होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद पश्चात परिवर्तन होगा? तो आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के, सॉरी मोटर पढ़ेंगे, विद्युत मोटर, उसमें आपको देखेंगे कि हर आधे चक्कर के बाद जो है विद्युत धारा का मान जो है बदलते रहता है, ठीक है ना? तांबे का अगर तार है, कुंडली है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो घूर्णित कर रही है, तो हर आधे घंटा में जो है ना धारा की दिशा जो है परिवर्तन होता रहेगा, हर आधे चक्कर में। मतलब ऐसे गया परिवर्तन हो गया, फिर ऐसे गया बदल गया, ऐसे गया बदल, मतलब हर बार आधे घंटे आधे चक्कर में ही धारा का मान जो है बदल जाता है। चलिए, किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंब प्रणालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? यानी कि आपने पढ़ा होगा इस तरह से, ये है लंब प्रणालिका, इसमें इस तरह से तार को जब मोड़ दिया तो इसमें जो है ना सभी बिंदुओं पे समान होता है, ठीक है ना? याद कीजिएगा, सभी बिंदुओं पे समान होता है चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू। ओके, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ऊपर घटता बढ़ता ही बस याद रखिए, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ऑप्शन डी। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं।
क्या 800 पार? ओ माय गॉड, 800 850 पार होने वाला है। ये सवाल 32 नंबर सवाल आपको कंफ्यूजन में डालेगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल देकर मैं क्लियर कर सकता हूं इसको। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा? देखिए सौर कुकर क्या होता है, सौर कुकर आप सोलर बोल सकते हैं, और सौर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है ना जी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग, यानी कि प्रकाश को इकट्ठा करना, प्रकाश को जमा करना। अगर आप समतल दर्पण को लगाओगे तो प्रकाश इकट्ठा नहीं होगा एक जगह, उत्तल दर्पण लगाओगे तो प्रकाश फैल जाएगा, भाग जाएगा। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन मैंने देखा है, इसको पढ़ा भी है, एनसीईआरटी में तो ए लिख रहा है, लेकिन ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट है, मैंने पढ़ा भी है, मैंने खुद कुछ किताब में ए दे रहा, कुछ किताब में अवतल, कुछ किताब में समतल दे रहा, लेकिन अवतल दर्पण ज्यादा यूज होता है क्योंकि बेहतर होता है, क्योंकि अवतल दर्पण का काम है प्रकाश को इकट्ठा करना, प्रकाश को जमा करना। समतल दर्पण प्रकाश को जमा नहीं करता है। हम सौर भट्टी का इस्तेमाल क्यों करेंगे बताओ? सौर भट्टी का इस्तेमाल क्यों करेंगे? सौर कुकर का इस्तेमाल करेंगे इसलिए ताकि सूरज की रोशनी जमा हो जाएगा, तब ने कुछ कुकर में खाना कुछ भी बन पाएगा। तो अवतल दर्पण लीजिएगा तब तो लाइट जो है जमा होगा, समतल दर्पण तो लाइट इकट्ठा होगा नहीं एक जगह। चिपको आंदोलन बताइए, इसका तो पता है, वृक्षों से संबंधित था, है ना। आगे बढ़ते हैं। विलियन का कौन सा विलियन है जिसको दीवार को सफेदी करने का इस्तेमाल करते हैं? शादी वगैरह होता है तो देखते हैं चूना लाते हैं, एक बोरा उठा के, है ना एक बोरा चूना उठा के लाते हैं और पानी में भिगोते हैं उसको, कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं मार्केट से जाके, गांव में अब तो नहीं मिलता, अब तो पुराना रिवाज सब बदल गया ना, अब तो पहले से पेंट हो जा रहा था घर सबका। ओके, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड, पहले जमाने में कैल्शियम ऑक्साइड मिलता था, झिका ढिका भी मिलेगा, और उसको एक बाल्टी में डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, बुझ गया ना। अब बुझने के बाद उसको पेंट करेंगे, अब उसको दीवार पे लगाते लिखते थे, हाँ शुभ विवाह, शादी मुबारक, याद है तुम लोग को? दौसा घर में देखिए, जो मट्टी वाले घर में लिखा था अक्सर, शादी मुबारक, शुभ विवाह। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सोडियम जो है कहां तक गया? क्लोरीन के साथ जाके मिल गया, क्या भाई इसको इन्होंने बेवफा कर लिया। और सल्फेट जो है बेरियम के साथ मिल गया, दो चीज, मतलब आगे पीछे ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे, है ना। तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो रहा है? विस्थापन हो जा रहा, द्विव विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों एकदम चेंज हो जा रहा। हम भी तुमसे राजी नहीं है, तुम भी हमसे राजी नहीं, निकल लो एक पतली गली से, है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन बुझा हुआ चूना है? वही बुझा हुआ चूना है बाबू जिसको हमने पानी में डाला था, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये हो गया बुझा हुआ चूना, और ये बिना बुझा हुआ चूना, CaO। ओके, एग्जाम मुबारक, वेरी गुड। चलिए एग्जाम मुबारक। देखिए यहां पे सवाल, इस सवाल को देखिए कि लवण है Na2CO3, क्या है? Na2CO3, ये क्या है? Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होता है बताओ भाई? Na2 का जलीय विलयन, Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होगा? इसका जलीय विलयन होगा 7 से ज्यादा, ठीक है ना, 7 से अधिक, यानी कि क्षारीय टाइप का, थोड़ा लवण जो ना अम्लीय क्षारीय टाइप का होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा सा सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट, क्षारीय। ये क्या है यार? ये है धोने वाला सोडा, है ना, धोने वाला सोडा है। और धोने वाला सोडा का जो जलीय क्षारीय टाइप का होता है, लवण है क्षारीय टाइप का होता है, और उसका पीएच मान जाहिर सी बात है, खट्टा जिससे तो धोएंगे नहीं, हाँ, तो इससे इसका पीएच मान ज्यादा होगा, 7 से अधिक होगा, है ना। क्षार का बॉक्साइड किस धातु का प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइड पढ़ा रहे, बॉक्साइड जान रहे, अभी मैंने पढ़ा एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का बॉक्साइड है। जिंक का मैंने नहीं बताया, जिंक का जो है क्या? जिंकाइट, ये अयस्क का नाम है, कैलेमाइन, इसका अयस्क है। कॉपर को कॉपर पाइराइट, ये सब इसका अयस्क हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जिंक, है ना, जस्ता की परत चढ़ाएंगे, हाँ ओके, जस्ता की परत चढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये क्या है भाई? ये जिप्सम है। जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O बनेगा, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना जी। तो पेरिस में इसका आविष्कार हुआ था इसलिए बोला गया यहाँ पे। तो जिप्सम को गर्म करेंगे ना तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोपेनॉन, देखिए प्रोपेनॉन बताया, प्रोपेनॉन के उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन है? तो प्रोपेनॉन किसमें आ रहा? ओन किसमें आता है? कीटोन, ओन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ओन, और कीटोन का क्या होता है? CO होता है ना। देखिए जब एल्कोहल रहेगा OH रहेगा तो लिखेगा प्रोपेनॉल, नॉल लिखेगा ऑल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, और एल्डिहाइड में अल होता है, अल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, अल लिखा था, और इसमें अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, याद कीजिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? देखिए आगे आपके सामने एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल, है ना जी। एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नाम है, एथेनोइक अम्ल, CH3COOH इसका फार्मूला होता है। मेथेनोइक अम्ल की बात करते हैं तो ये जो चींटी के डंक में पाया जाता है, जो हमको जलन लगता है, चींटी या बिच्छू के डंक में होता है ना, मेथेनोइक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, बताइए भाई। तो आपको एक बात याद रखना, जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है ना, उसमें शुद्ध धातु और अशुद्ध धातु, तो अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं, एनोड को अशुद्ध बनाते हैं, और कैथोड को शुद्ध बनाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट नोट करके रखें, कहीं बार बार दिमाग से, मेरे दिमाग से कभी निकल जाता है तो खैर आपके दिमाग से निकल भी सकता है। तो देखिए अशुद्ध धातु किससे बनाते हैं? एनोड से अशुद्ध धातु बनाया जाता है, ठीक है ना, और एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और कैथोड को शुद्ध बनाते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए, वेरी गुड। हाँ जी चलिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्या बोलता है? अष्टक नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का सवाल हो गया, यानी कि जो आवर्त सारणी उसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अष्टक नियम किसने दिया था? बोलो भाई। न्यूलैंड्स ने दिया था ना, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। डोबे राइनर ने जो है तिर्यक नियम दिया था ना, तिर्यक नियम ने दिया था। और मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी दिया था, आवर्त सारणी की खोज की थी। अगर पूछा जाए आवर्त सारणी की खोज किसने की तो मेंडलीफ ने। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म कैसा है? जो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी जो खोजा है तो उसका गुणधर्म क्या है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन, है ना, इनकी
कि परमाणु संख्या के आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित आवर्त सारणी है आधुनिक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? तुम लोग पहले बताओ लाल को नीला कौन करता है? तो लाल को नीला जो है क्षार करता है। अब क्षार का क्या होता है? आयन क्या होता है? OH होता है। क्षार का आयन OH होता है और अम्ल का आयन जो है हाइड्रोजन होता है। ये दोनों याद रखेंगे। सवाल कैसे घुमा के सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता था कि क्षार का आयन क्या होता है, लेकिन सवाल पूछा लाल लिटमस को नीला करता है कोई आयन, तो बताइए वो आयन कौन सा है? तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा। पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। देखो जाइलम जो है जल का अभी हम लोग 2018 वाला सवाल पढ़ रहे हैं, सब 2018 वाला सवाल है। जाइलम जल, ये 2018 का फर्स्ट सिटिंग वाला सवाल है। ओके, देखिए ऊर्जा का, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी किसको जाना जाता है? ATP, है ना जी। ATP को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। चलिए फास्ट चलते हैं, बहुत जल्दी खत्म करेंगे हम लोग, 50 सवाल और बच रहा है। पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो जो है किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट कि हृदय से जो रुधिर है, जो रक्त है, पूरे शरीर में जो पंप किया जाता है ताकि उसी से पूरे शरीर में हृदय पहुंचता है, साफ हृदय, शुद्ध खून पूरा शरीर में पहुंचता है, वो किसके द्वारा? निलय के द्वारा। ठीक है, याद करेंगे सवाल को, निलय के द्वारा। अलिंद और निलय में कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप अगर कंफ्यूजन होता है तो एक बार किताब को देख लेंगे या तो एक बार कोई वीडियो देख लेंगे जहां पे पूरा प्रैक्टिकली दिखाया जाता है ना। तो आप लोग जब जो सवाल समझ में नहीं आता ना, उसको प्रैक्टिकली देखो, वीडियो यूट्यूब में सर्च करो, बहुत सारे एक महान है जिन्होंने प्रैक्टिकली बनाया है और आप उसको आराम से दिमाग में समझ सकते हो। फिर से सवाल आ गया, पत्तियों का मुरझाने का काम कौन है? एब्सिसिक अम्ल का काम करता है ना। पत्तियों का मुरझाने का काम एब्सिसिक अम्ल। जड़ का अधोगामी वृद्धि, मतलब जड़ किधर वृद्धि करता है? तो जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है, जमीन की ओर, है ना। और जो पौधा का जो तना होता है, तना किधर जाता है? जिधर प्रकाश मिलता है उधर ही तना बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं बढ़ता है ना, जिधर प्रकाश मिलता है उधर ही बढ़ जाता है। तो जड़ किधर बढ़ता है? गुरुत्वाकर्षण की ओर, नीचे बढ़ता है, उसका नीचे गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है और वो बढ़ता भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांस, मेडुला, अनुमस्तिष्क। बताइए पांस और मेडुला ये जो है पश्चिम मस्तिष्क आप पढ़ेंगे, पश्चिम मस्तिष्क, उसका ये तीनों भाग है। ठीक है ना, पांस, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ओके, चलिए जी, अनुमस्तिष्क को देखिए सेरिबेलम बोला था, सेरिबेलम, और अग्र मस्तिष्क को सेरिबेरम बोला जाता है, परामस्तिष्क जिसको बोलते हैं। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो क्रिया हम नहीं चाहते भी हम वो काम हो रहा है, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। देखिए वोमिट करना, जब आपको उल्टी होना रहेगा ना तो आप रोक नहीं पाओगे, है ना, उल्टी होना रहेगा तो भी आप रोक नहीं पाओगे। और चबाना, लार आना तो आएगा ही आएगा, हृदय धड़कना धड़केगा ही। चबाने पे हम पे डिपेंड है कि कितना तुम मुंह में खा रहे हो, चना चबा रहे हो, वो तुम पे डिपेंड करता है, कितने अच्छे तरीके से चिबा रहे हो, नहीं चिबा रहे हो। वेरी गुड। चलिए हाँ, पीडीएफ के लिए आपने बाबू टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे जितना पीडीएफ मैंने भेजा सारा आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। ओके, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। लो भाई आ गया, फिर से मुकुलन आ गया। खैर मुकुलन तो मेरे ख्याल से हर सिटिंग में पूछ रहा सवाल। शुक्राणु का निर्माण देखो फिर से आ गया ना, विरेचन में शुक्राणु का निर्माण होता है। फटाफट करते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? जो हम लोग फल खाते हैं ना, फूल का, एक्चुअली वो क्या होता है? अंडाशय होता है यार। ओके, और उसको हम लोग फल के रूप में जानते हैं और खाते भी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? पूर्ण जोड़ा मतलब टोटल ताइसो जोड़ा जो है XX होता है, और वो जो होता है किसमें होता है भाई? स्त्रियों में होता है जी, है ना। पुरुषों में पूर्ण नहीं होता, नहीं है। 22 तक होता है, 22 जोड़ा XX होता है, 23वां जोड़ा XY होता है। लेकिन महिलाओं में 23 जोड़ा जो है डबल X पाता है। तो पूर्ण जोड़ा, है ना, पूर्ण जोड़ा मतलब फुल एकदम पेयर, जो कंप्लीट पेयर होता है वो स्त्री में होता है। आगे बोलते हैं मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी युग्म है? कभी क्रोमोसोम भी बोल सकता है, क्रोमोसोम है जो बोला गया। देखिए क्रोमोसोम उसी बोलते हैं गुणसूत्र, हिंदी में भी लिखा रहता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो हिंदी को थोड़ा इंग्लिश भी समझना है कि गुणसूत्र को क्रोमोसोम बोलते हैं। कितने युग्म? युग्म का मतलब पेयर, युग्म का मतलब पेयर, जोड़ा। तो 23 जोड़ा पाया जाता है ना जी। कितना पार हुआ लाइक? ओहो, मतलब बहुत जल्दी 1000 लाइक पार होने वाला है। प्यारे स्टूडेंट फटाफट जल्दी से कर दो। देखिए कौन केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण जो पदार्थ अपघटित हो जाता है ना, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। देखिए पढ़ते हैं, घास पुष्प चमड़ा। तो घास पुष्प तो है लेकिन चमड़ा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, केवल, है ना, घास लकड़ी चमड़ा ये भी नहीं होगा। फसलों के छिलके, केक, रबर, तो रबर तो होगा नहीं। केक, लकड़ी, घास, ये सब क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। केक भी है, लकड़ी भी है और गैस भी है। ओके, चलिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? जो वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको यहां से आता क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण के द्वारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो बताओ भाई फोकस दूरी कैसे निकलते हैं? R/2 यानी कि 32/2 बोले तो 16। और दर्पण है उत्तल, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस वाला पे टिक लगाया जी। वेरी गुड। हाँ जी, माइंड ब्लोइंग, अशोक, आलमगीर, शाहिद, शुभम, रागनी, वेरी गुड, आदित्य, शुभम, पप्पू, शीतल। हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक, अगर किसी बिंब का यानी कि मैग्निफिकेशन जो है ना, अगर माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? तो याद रखिएगा, जब ऋणात्मक होगा ना तो इसकी प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और वास्तविक में कैसा बनता है प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है ना। तो वास्तविक तो सीधा कभी होगा नहीं। ओके, तो जब भी मैग्निफिकेशन, जब भी आवर्धन ऋणात्मक होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक बनेगा, और वास्तविक जो होता है वो उल्टा भी होता है जी, है ना जी। चलिए ये देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन हो जाता है किसके माध्यम? नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो है अधिकांश प्रकाश जो है अपवर्तन हो जाता है, टकरा के लौट जाता है, कुछ ही प्रकाश हमारे आंखों में जा पाता है। ओके, मजा आ रहा तुम लोग को पढ़ने में? इसका पार्ट 3 अगर बोलोगे तो एक ही मिलाऊंगा। पार्ट 3 में तो मेरे ख्याल से 2019, 20, 21 और 19 में भी 40 क्वेश्चन हो गया, 80 हो जाएगा, और 20 में तो 80 क्वेश्चन रहेगा ना। 20
20 में से 40 सवाल, 21 में मिलेगा 80 सवाल। अच्छा हो जाएगा, अगले बार पूरा पार्ट 3 पूरा खत्म कर देंगे प्यारे। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कण के कण जो है किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, इसीलिए तो आसमान हमको नीला दिखाई पड़ता है। स्कैटरिंग होता है नीला कलर का बहुत ही ज्यादा, इसीलिए हमको प्रकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि प्रकीर्णन होता है, सूक्ष्म कण जो है नीला कलर को बहुत स्कैटरिंग करता है, फैला देता है एकदम, है ना। आगे बढ़ते हैं, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है, तो भारत में अल्टरनेटिव करंट जो होता है, जो उत्पादन होता है, कितना हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है जी। ओके 1000 लाइक पार हो गया। ओ मेरे प्यारे, लव यू यार, लव यू टू। चलिए बढ़ते हैं, किसी वोल्टामीटर के स्केल पर, ये वोल्टामीटर है, 0 वोल्ट से 1 वोल्ट लिखा हो, ठीक है ना, इसका 20 विभाजन चाहिए, मतलब इसका जो विभाजन चाहिए किस है, 20 तो बोलता है वोल्टमीटर का अल्पतम मापक, मतलब सबसे कम एकदम न्यूनतम मापांक क्या होगा, तो 20 भाग है ना, तो 1/20 कर देंगे, क्योंकि एक पूरा 20 है, 20 यहाँ पे करना है, ठीक है ना, तो 1/20 कर देंगे टोटल, तो क्या हो जाएगा 20 25 100 0.05 है ना, 0.05 देखिए डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। चलिए भाई, एक माइक्रोमीटर, देखिए एक था क्या वहां पे था पिकोमीटर था, अब यहाँ पे दे दिया माइक्रोमीटर, माइक्रो एम्पियर है, तो माइक्रो एम्पियर में ए लगा रहेगा, मीटर में एम लगा रहेगा, तो माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है जी, 10⁻⁻6। ओके डायग्राम ठीक है, बायोलॉजी में बता देंगे। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, क्षण चुंबक के अंदर जो क्षण चुंबक होगा नॉर्थ होता है साउथ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा होता है वो साउथ से नॉर्थ की होता है, अंदर में क्षण चुंबक के अंदर में जो है उल्टा, ऐसे तो साउथ से नॉर्थ होता है बाहर देखा जाए, लेकिन अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, मतलब कि दक्षिण से उत्तर होता है। ये सवाल तो खैर समझने के और याद करने की। नेक्स्ट पढ़ते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कैसा होता है, जो क्या होते हैं उसको यार, न्यूट्रल वायर होता है ना, जो न्यूट्रल कोई काम के लायक नहीं है, काला कलर होता है। हालांकि हम तो कुछ भी लाइट से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो एक इलेक्ट्रिशियन जो यूज करता है, जो यूज करना चाहिए, ठीक है ना, वो ब्लैक वायर होता है उदासीन तार में। चलिए, किसी युक्ति में विभक्त वलय होता है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन होता है, तो आपने विद्युत मोटर पढ़ा होगा, तो विद्युत मोटर में इस तरह से लगा रहता है विभक्त वलय, इसको बोलते हैं विभक्त वलय। देखो यहाँ पे ऐसे जुड़ा रहता है, विद्युत मोटर का संरचना पढ़ेंगे आप लोग, ऐसे रहता है जुड़ा हुआ, तो ये होता है विद्युत मोटर में। ओके आगे, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है, तो एक्चुअली होता है क्या ना, जहां पे पानी से विद्युत एनर्जी क्या आता है, पानी से ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्या आता है, तो पानी मान यहाँ पे जमा है और पानी जो गिरता है नीचे आके, ठीक है, तो ये था स्थिति, पानी जो यहाँ पे था रुका हुआ था, स्थित में था, है ना, इसको बोला गया स्थिति ऊर्जा। और जैसे गिरता है ना, तो टरबाइन जो लगा रहता है घूमता है खूब टरबाइन, तो टरबाइन घूमेगा तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बदल जाएगा। तो पानी पहले स्थिति ऊर्जा में था और उसको जो है क्या करता है, गतिज ऊर्जा में मतलब विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में गिरने के बाद। चलिए फटाफट, नरौरा आ गया भाई साहब, नरौरा पहुंच गए हम लोग। नरौरा विद्युत संयंत्र कहां है, तो ये है उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में है। बाकी राजस्थान में क्या था, राणा प्रताप, मैंने बताया था राणा प्रताप है राजस्थान में। महाराष्ट्र में क्या है, तारापुर, बहुत इंपॉर्टेंट, तारापुर है भारत का पहला परमाणु संयंत्र, परमाणु विद्युत संयंत्र। कौन सा बुझा हुआ चुना, फिर आगे देखो बुझा हुआ चुना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके देखिए, ये बताइए यहां से तो एक सवाल आपको कंफर्म मिलेगा देखने के लिए कि देखिए जिंक जो है कॉपर को भगा दिया, चल निकल यहां से तुम, और जिंक अपने जो है सल्फेट में जाके जुड़ गया, ये बोलते हैं क्या हो रहा। अब देखो भाई, ऐसा कौन करेगा, जिसके अंदर ज्यादा पावरफुल होगा, जो पावरफुल रहेगा वही दूसरा को हटा सकता है। यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल होने की वजह से क्या कर रहा, होने की वजह से कॉपर को यहां से साइड कर दे रहा, इससे पता चला जिंक जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या एक विस्थापन हो रहा ना, एकल विस्थापन हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी। अगर पूछ लिया जाए कि जिंक और कॉपर में कौन अभिक्रियाशील है, तो ये एग्जांपल से ये वाला जो इक्वेशन है इससे आप याद कर लीजिएगा। ओके, कोई विलयन नीले को लाल करता है, नीला को लाल कौन करता है भाई, तो नीला को लाल अम्ल करता है, तो बोलिए उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, तो 7 से कम कौन है, ये तो है 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते, ऑक्जेलिक अम्ल बताओ भाई फटाफट, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है ना, टार्ट्रिक, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु बताओ यार। अब यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ पे क्या क्या गया, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है। तो चलिए मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु यहाँ पे कौन है भाई, कौन मिलेगा आपको सबसे ज्यादा, देखिए पोटेशियम जो है सबसे, कहां गया मेरा पेन, किधर जा रहा है, पोटेशियम सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे सोडियम आता है, नंबर 3 पे कैल्शियम आता है, और नंबर 4 पे आता है मैग्नीशियम यानी कि आयरन। अच्छा, कभी कभी ये सवाल ऐसे भी दे सकता है, पोटेशियम ज्यादा है सोडियम से, ये ज्यादा है ना, कैल्शियम से ये ज्यादा है मैग्नीशियम से, ऐसे भी सवाल दे सकता है कि चुनिए भाई इनमें से कौन सा सही है, 3-4 को ऑप्शन दे देगा इस तरह से, है ना, तो आपको जानना पड़ेगा, मतलब आपको याद करना पड़ेगा। ओके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके चलो, एक्वारिजिया, अब आपको पढ़ना है एक्वारिजिया, जो रॉयल जल होता है ना, सांद्र HCl होता है, HCl 3HCl होता है, और HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो देखो नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे 1 पीस है और HCl यहाँ पे 3 पीस है, अगर अनुपात बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, बस फार्मूला याद रखना एक्वारिजिया। ओके चलिए आगे बोलता है क्या, CHO, मैंने बताया CHO क्या होता है भाई, CHO एल्डिहाइड होता है जी, है ना, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र देखिए ये दिया हुआ है, तो पहले इसको बनाते हैं, कार्बन कितना पीस है, 3 पीस है, और हाइड्रोजन कितना पीस है, 8 पीस है, तो मैं सब में लगा देना 8 पीस, 8 पीस इधर, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। देखिए हम हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा क्या, आपसे पूछ रहा है, एक मिनट भाई मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, आपसे पूछा कि इसमें कितने बॉन्ड है, तो देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बॉन्ड हो गया, 10 हो गया भाई साहब। हाँ, किसी सवाल में आपने 7 पढ़ा, वो दूसरा है, वो एथेन होगा शायद, C2H6 होगा,
है ना। चलिए वेरी गुड, तो ऐसे ही बॉन्ड बना के गिनना है आपको। चलिए बढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु साइज क्या होगा, अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का साइज घट जाएगा, है ना। और यही अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ जाएगा, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ जाएगा। परमाणु साइज की जगह पे त्रिज्या भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जिसका त्रिज्या छोटा तो परमाणु साइज छोटा, जिसका त्रिज्या बड़ा परमाणु साइज बड़ा। समझ आ रहा ना, जैसे कोई छोटा सा वृत्त है तो इसका त्रिज्या भी छोटा होगा, कोई इतना बड़ा वृत्त है तो त्रिज्या भी बड़ा होगा। तो त्रिज्या छोटा तो परमाणु का साइज छोटा, त्रिज्या बड़ा तो परमाणु साइज बड़ा, तो परमाणु साइज की जगह पे त्रिज्या भी बोला जा सकता है। एकदम पॉइंट को नोट करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, मतलब समझ रहे हैं, इस तरह से खड़ा 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 कितना है 18 पे जो ऊर्ध्व स्तंभ है, और 7 जो है क्या क्षैतिज है। आगे बढ़ते हैं। एक ये तो खैर आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझाता हूं। एक छात्र है, एक बंदा है, तुम में से कोई एक बंदा होगा, परखनली जो लेता है, जो प्रयोगशाला में परखनली होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सबसे पहले तुम लोग कमेंट करो, सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल है या क्षार है, कमेंट एवरीबॉडी। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है यार, खाने वाला सोडा, अम्ल की क्षार है। तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की बूंद मिलाते हैं तो कौन सा रंग देगा, बताओ। एक छात्र प्रश्नावली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की बूंद मिलाते हैं तो कौन सा रंग दिखाई देगा। वेलो चलो क्या है, बिल्कुल हाँ जी क्षार है। अब क्षार का काम क्या है बताओ, अब क्षार का काम, क्षार है ना भाई, ये सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट है यार, क्षार है, अम्ल नहीं है। अब क्षार का काम क्या है, बोलो क्षार का काम क्या है, लाल को नीला करना, तो ये जो क्या करेगा, नीला कर देगा, हाँ कलर का नीला करेगा, ग्रीन नहीं करेगा यार। सोडियम बाइकार्बोनेट को ग्रीन कहां से करेगा, सोडियम बाइक क्षार है, क्षार जो नीला करता है, ओके। अम्ल नहीं है बाबू, ये क्या है, ये क्षार है। क्षार का काम क्या है, यहां पे क्षार जो है नीला करेगा, ओके वेरी गुड, ओके ऑप्शन ए। वो पीला वाला जो था दूसरा था, वो हरा वाला था वो दूसरा था, जो पीला जो हम जान रहे हैं ना वो दूसरा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो सवाल। जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो उत्पन्न जो लौ है क्या होता है, मैग्नीशियम फीता जो जलाते हैं तो जो लौ निकलता है वो चमकीला होता है, उजला टाइप होता है, चमकीला उजला, ओके नीला। देखिए ये सवाल, देखिए इस सवाल को तो इक्वेशन बनाते हैं ना, इस सवाल को एक जांच प्रश्नावली में विलियन लिया गया, लोहे को कील लिया गया, Fe लिया, ठीक है ना, और एक विलियन लिया, हमको नहीं पता विलियन क्या लिए, लेकिन जब उसमें डुबाए तो एक्चुअली यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है ना, और कॉपर से ज्यादा लोहा अभिक्रियाशील है, आपने पढ़ा ना, लोहा से कॉपर से ज्यादा लोहा अभिक्रियाशील है, तो लोहा कॉपर को हटा देगा और FeSO4 बन जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा, कॉपर जो अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहां पे देखो क्या हो गया, इसका जो कलर था, इसका कलर था पहले नीला और इसका कलर हो गया हरा, फेरस सल्फेट हरा होता है। सवाल क्या बोलता है, आधे घंटे बाद देखा गया कि विलियन का रंग बदल गया है। तो बताइए भाई, विलियन पहले नीला कलर का था, अब हो गया हरा कलर का हो गया। अब हरा कलर हो गया तो बोला गया विलियन में क्या था भाई, जिसको मिलाने पे कलर बदल गया। तो लोहा को मिलाए थे तो लोहा जो कॉपर को भगा दिया यहाँ से, इसका मतलब कॉपर सल्फेट था विलियन में पहले से, है ना, जिसके कारण जो ऐसा हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा यंत्र जो है रक्त दाब को मापने के लिए किया गया था, स्फैग्मो, यहाँ पे गलती लिखा, स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना, आपको पता होगा स्फैग्मोमैनोमीटर, टाइपिंग गलती है। देखो सवाल बोलता है कि रक्त स्राव, जहां कट गया छट गया थक्का खून को बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो प्लेटलेट से लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे, 1100 लाइक पार हो चुका है। एंड आप लोग अगर पहले अगर लाइक करते तो मेरे ख्याल से बच्चों की तादाद बढ़ती यहाँ पे, फिलहाल बच्चे बहुत से बाद में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। अब टू ग्रंथि को थायरोसिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ये सवाल आया था 2018 में, और इसमें से ऑप्शन लास्ट था इनमें से सभी, तो भाई सब सवाल का ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे। एक्चुअली अब टू ग्रंथि को थायरोसिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ता है, आपने पढ़ा ना, थायराइड ग्रंथि, थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, और थायराइड जो प्रॉब्लम होता है जिसको घेंघा बोलते हैं ना, थायराइड ग्रंथि, वो आयोडीन की कमी से ही होता है, ठीक है ना। अगर किसी को घेंघा होता है तो थायराइड ग्रंथि का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे मैंने आयोडीन डाल दिया, आयोडीन होगा, हालांकि ऐसा सवाल आपसे पूछेगा तो आयोडीन लिखा रहेगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर को संतुलन में मदद करता है, बताओ कौन सा भाग है मस्तिष्क का, तो ये जो अनुमस्तिष्क समझ रहे हैं, सेरिबेलम, ये जो अनुमस्तिष्क है ये जो शरीर को अनुवस्थित करता है, संतुलन करता है, ओके, संतुलन और ऐच्छिक क्रियाओं में भी मदद करता है, ऐच्छिक क्रियाओं में। चलिए खत्म होने वाला, फटाफट 10 सवाल करते हैं, बहुत फास्ट हम लोग चल रहे हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइन सहायक है, देखिए साइटोकाइन का यहाँ पे कोई भी काम ही नहीं, यहाँ पे देखिए पौधों की वृद्धि की लंबाई करना में ये जिब्रेलिन ऑक्सीजन का काम है, तने की वृद्धि करना वो उन्हीं दोनों काम है। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ना ये अलग है। साइटोकाइन का काम है क्या, कोशिका को विभाजन करना, ठीक है ना, कोशिका द्रव होता है ना, कोशिका द्रव को विभाजन करना, तो यहां पे इसका कोई काम ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन से है बताइए, हाइड्रा में, लो भाई हाइड्रा और इस एकदम वांटेड हो गया भाई, वांटेड हो गया। पुष्प का कौन सा भाग जो परागकण होता है, तो पुष्प का पुंकेसर, ये भी सवाल बहुत बार पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, लो भाई मादा का, तो अच्छा तो अंडाशय तो है, गर्भाशय, डिम्बवाहिनी, शुक्रवाहिका जो है पुरुष में पाया जाता है। चलिए फटाफट खत्म करते हैं। वंशागत नियमों का खोज किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का पिता भी ग्रेगर जॉन मेंडल को ही बोला जाता है, क्योंकि वंशागत नियमों का खोज किया था इन्होंने, ओके डियर। चलिए मैं थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज करता हूं, एंड ओके आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों में गुण सूत्र क्या होता है, स्त्रियों में जो है X होता है,
ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ये सवाल तो खैर आपने पढ़ा होगा बहुत फास्ट से। मंड परीक्षण जब करते हैं, जब पौधों को हम चेक करते हैं क्या पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रही कि नहीं ले रही, तो वो जो एक आता है ना 5 नंबर वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि परीक्षण करके दिखाइए कि क्या मतलब परीक्षण कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पत्ती जब परीक्षण करते हैं तो हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले जब हम कर लेते हैं ऐसा तो एल्कोहल से उबालते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसमें जो क्लोरोफिल है वो घुल जाए, खत्म हो जाए, ठीक है ना। तब हमको पता चलेगा यार अगर उसको रोशनी नहीं मिलेगा तो भाई साहब पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण जो उस अंग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। ओके, चलिए ये सवाल है स्लाइड को सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना। 10 गुना से ये गुना दिया, 10 गुना समझ रहे हैं, 1 गुना 2 गुना 10 गुना से। चलिए दो तंत्रिका तो पढ़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है किस क्वेश्चन को बार-बार। चल लास्ट सवाल है, अब इसको तुम खत्म करो, लास्ट है। अब आपको आगे 2019 से क्या बोलते हैं, एक ही वीडियो में खत्म कर दे पार्ट 3 में पूरा। कमेंट एवरीबॉडी, 2019 से 2020 2021 तीनों का क्वेश्चन बैंक एक ही वीडियो में खत्म कर दे पार्ट 3 में, या पार्ट 4 करें। मेरे ख्याल से पार्ट 3 में खत्म करते हैं तो पार्ट 3 कितना हो जाएगा, 2019 में 40 क्वेश्चन था तो 40 80 क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, और 20 में भी 40 था ना, हाँ, और 20 में था 48 था शायद, 20 में 40, 19 में 40, 20 में शायद 48 था मेरे ख्याल से, 20 में 48 था तो 40 40 80 हो जाएगा, और 20 में 48 तो कितना हो गया, 88 हो गया।